आज के लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि जब लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तब उसका रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली इंसिडेंट होता है, यहाँ मैंने जो बताया है ये पहला रे, ये केस में लाइट कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता नहीं क्योंकि इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है। लेकिन हम जानते हैं अगर इंसिडेंट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर लाई करता होगा, यानी कि ये इंटरफेस पर ओब्लिकली इंसिडेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारे टू मीडियम है। ये मीडियम 1 जो डेंसर मीडियम है, इस मीडियम को ग्लास मान लेते हैं, और ये दूसरा मीडियम है मीडियम 1 यानी कि एयर। ये पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जानते हैं 1.5, ये 1 है। यानी कि हमने जो एग्जांपल लिया उस एग्जांपल के केस में N1 ग्रेटर देन N2 है, यानी कि ये पहला मीडियम डेंसर मीडियम है और ये दूसरा मीडियम रेयर मीडियम है। लाइट पहले मीडियम में यहाँ पॉइंट O मान लो कि कोई लैंप या लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट एमिट होती है और ये किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। ये पहले केस में तो लाइट का रे डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ जो ये हमने दूसरा रे लिया, सॉरी ये पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, और ये हमारा रे BCDE, उसको हम XYZ से डिनोट कर देते हैं। सॉरी, जो लाइट यहाँ से एमिट हुई और ये रे ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ ये पॉइंट पर, O1 पॉइंट पर, तो हम देख सकते हैं कि उसका पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ से कुछ लाइट ये मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर बैक आ गई, यानी कि रे AO1X ये वापस आ गया और लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, यानी कि पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ। ये रे AO1B, और हम देख सकते हैं कि यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है वो I1 है और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R1 है। हम जानते हैं कि लाइट डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में एंटर हुई, इसलिए रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बढ़ गया क्योंकि लाइट फार अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। इसलिए जो इंसिडेंट एंगल की I1 की वैल्यू होगी उनसे R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। बाद में हम अगर I1 की वैल्यू को थोड़ी सी बढ़ा दे, यानी कि ये दूसरा रे, यहाँ मैंने इंसिडेंट एंगल I2 लिया है जो I1 से थोड़ा ग्रेटर है, यानी कि हम I1 से I2 को ग्रेटर लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा, R2 की वैल्यू तो I2 से भी ज़्यादा होगी, यानी कि रे और नॉर्मल से फार अवे बेंड होगा और ये ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। ये रे AO2C और कुछ पार्ट ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्टेड बैक भी हो जाएगा। ये सेम मीडियम में रे रिफ्लेक्टेड बैक होता है उसे इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और बाकी के रे का पार्ट रिफ्रैक्टेड हो जाता है। और यहाँ I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है, इसलिए R1 की वैल्यू से R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ऐसे हम करते जाते हो। और अगर I3 लेते हैं ये तीसरा रे और उसकी वैल्यू अगर I2 से भी ज़्यादा होगी तो सिंपली R3 की वैल्यू R2 से भी ज़्यादा और I3 से भी ज़्यादा होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा और I की किसी वैल्यू के लिए ये रे दूसरे मीडियम में
रिफ्रैक्शन होने की बजाय ये इंटरफेस को पैरेलल बन जाएंगे, यानी कि ये चौथा रे के केस में रे ए ओ फोर के केस में ये रे में इंसिडेंट एंगल I4 की वैल्यू इतनी है कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल R4 90 डिग्री बन जाता है। यानी कि हमने इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3, उसकी वैल्यू हम बढ़ाते गए तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू की भी बढ़ती गई R1, R2, R3 और एक I4 की ऐसी वैल्यू आई, इंसिडेंट एंगल की ऐसी वैल्यू आई कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री बन गई। यानी कि रे दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टेड होने की बजाय ये इंटरफेस ग्लास एयर इंटरफेस के पैरेलल बन गया और यहाँ जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है I4 उसे क्रिटिकल एंगल यानी कि IC से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल एंगल का मतलब ये है कि इंसिडेंट एंगल की ऐसी वैल्यू कि जिस वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, यानी कि रे दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन होने की बजाय ये सरफेस के ये इंटरफेस के पैरेलल बन जाता है। और अगर हम इंसिडेंट एंगल की वैल्यू यहाँ मैंने I4 ली है उससे भी अगर बढ़ा दे, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल है I4 इज इक्वल टू IC, उससे भी हम इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ा दे, यानी कि I5 की वैल्यू I4 से भी बड़ा है और यह I5 की वैल्यू I4 से भी लार्जर है। तो ऐसे केस में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ रे का रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यानी कि ये रे AO5E जो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाता है उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आइए अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो चौथा रे .04 इंसिडेंट हुआ उसके लिए इंसिडेंट एंगल की कुछ ऐसी वैल्यू थी, उसके लिए वो इंटरफेस के पैरेलल बन गए। यहाँ हम स्नेल्स के लॉ अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं स्नेल के लॉ साइन I4 इज इक्वल टू साइन R4। यहाँ I4 की वैल्यू को हमने क्रिटिकल एंगल कहा क्योंकि रे इंटरफेस के पैरेलल बन जाता है, यानी कि IC इज इक्वल टू N1, ये दूसरे मीडियम के N2 साइन 90। हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसलिए क्रिटिकल एंगल साइन IC इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, यानी कि क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। यानी कि ये इंसिडेंट एंगल पर अगर रे इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में जाने की बजाय ये इंटरफेस के पैरेलल बन जाएगा और इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर IC से ज़्यादा होगी तो वो रिफ्रैक्शन होने की बजाय वापस सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये केस में रे का रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होगी तो स्नेल्स का लॉ फॉलो होता ही नहीं और रे का रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। ऐसे केस में रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाता है और ये फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR बोलते हैं। हम क्वांटम ऑप्टिक्स के रेफरेंस में अगर ये फिनोमिनन देखें तो यहाँ O4 के केस में हम थियोरिटिकली कहते हैं कि ये रे 100% इंटरफेस के पैरेलल हो गया और उसका दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि रे को वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है। अगर वेव के केस में बात करें तो उसकी थोड़ी इंटेंसिटी यहाँ एयर में हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो सडनली ड्रॉप्स टू 0 हो जाती है
और यह अगर O5 केस की बात करें तो यहाँ भी हमें एयर में थोड़ी सी रे की इंटेंसिटी, वेव की इंटेंसिटी देखने को मिलती है, लेकिन वो सडनली ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेव को पार्टिकल नेचर है और लाइट फोटोन से बनी है, यानी कि ये केस में भी थोड़े फोटोन तो एयर में एंटर कर जाएंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो हो जाती है। ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये फिनोमिनन को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। लाइट को रिलेटेड सभी फिनोमिनन लाइक रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लेसर पॉइंटर से आसानी से डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये नेचर में रेनबो का फॉर्मेशन है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, और जो हमें समर की सीजन में मिराज देखने को मिलते हैं और हमें लगता है कि किसी जगह जो पानी होता ही नहीं लेकिन हमें कुछ तालाब जैसा दिखाई देता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि समर की अगर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमारे आसपास के एरिया में जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, और सभी एयर के लेयर है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंट हो जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ही प्रिज्म की सारी फिनोमिनन में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट यूज कम्युनिकेशन फील्ड में ऑप्टिकल फाइबर में होता है। आइए अब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या क्वार्ट्ज से बना हुआ एक ऑप्टिकल पाइप है जिसमें लाइट के सिग्नल ट्रैवल करते हैं। हमने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा उसी तरह ऑप्टिकल फाइबर में ये जो इनर साइड का मटेरियल होता है उसे कोर मटेरियल कहा जाता है, और ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और उसका जो एक्सटर्नल ये कवर है उसे क्लेडिंग कहते हैं, और ये क्लेडिंग को अगर एयर मान लो तो भी चलेगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनर साइड के कोर मटेरियल से कम होता है, यानी कि यहाँ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर किसी सोर्स में से एक बार लाइट ऑप्टिकल फाइबर में एंटर हो जाए तो बाद में ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करके ऐसे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर आगे चले जाएगी, और ऐसे लाइट का सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, और हम कम्युनिकेशन के सभी सिग्नल यानी कि ऑडियो वीडियो सभी डेटा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसे हम प्रॉपर ट्रांसड्यूसर का यूज करके पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाद में ये लाइट को ऑप्टिकल फाइबर में एंटर कर देते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में उसी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और ये सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होते हैं, और ऐसे कम्युनिकेशन होता है। हम जानते हैं कि अगर ऑप्टिकल फाइबर ना हो तो ये जो वर्ल्ड के सारा डेटा ट्रैफिक चल रहा है उसके लिए कई गुना ज़्यादा सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दुनिया वर्ल्ड का मोर देन 90% अप्रोक्स 90% कम्युनिकेशन यानी डेटा ट्रैफिक ऑप्टिकल फाइबर पर चल रहा है। अगर हम ये ऑप्टिकल फाइबर को क्वेश्चन को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में शॉर्ट में हमें ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल में हम लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बाद में कंस्ट्रक्शन में हम कोर और क्लेडिंग की बात करेंगे। जो हमने डिस्कस किया, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्लेडिंग का कम होता है, और ऐसे ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल पाइप में कहीं एक से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर को पैक किया जाता है और उसका केबल बनाया जाता है। और बाद में वर्किंग की बात करें तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करके ये जिग पैटर्न से लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है,
और एप्लीकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन वर्ल्ड में उसका एप्लीकेशन होता है।